नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में, जिसका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा है अमूल्य। आज हम सभी लोग अपने पार्ट 6 की तरफ बढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्टअप होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और श्लोक शिक्षालय आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, सुपर टेट या ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सभी के लिए जो आपका एक सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराने के लिए अपनी टीम्स के थ्रू और आप सबकी मदद से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट को प्रोवाइड करवा रहा है। उसी श्रृंखला को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग आज उसका पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें लगभग आपके 150 से लेकर के 200 फैक्ट लगभग आपके लिए तैयार किए गए हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने सुझाव देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और प्रश्नों की ओर चलने से पहले कुछ अच्छी लाइनों के साथ आगे बढ़ेंगे कि लड़ो की यह लड़ाई अंतिम है, लड़ो कि यह लड़ाई अंतिम है, लड़ो कि यह लड़ाई बेहतरीन होगी। आप ये सोच करके मत बैठिए कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या अभी पेपर नहीं आ रहे हैं या अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को लेकर के बैठ जाइए और अपनी पढ़ाई को बंद कर दीजिए। आपको एक अवसर मिले तो आप उस अवसर को अंतिम युद्ध मान करके लड़िए और ऐसा लड़िए कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपने को प्रस्तुत करिए, जिससे आपका लक्ष्य आपके सम्मुख हो और आप अपने माता पिता का जो सर है वो फ़ख्र से उठा सकें। आइए इसी अच्छी बात के साथ में अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, नाना घाट अभिलेख का संबंध किस वंश से है? आपके ऑप्शंस हैं सातवाहन वंश, शुंग वंश, कलिंग के राजा खारवेल या गुप्त वंश। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शंस देख पा रहे हैं तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन वंश। जो नाना घाट अभिलेख है इसका संबंध किससे है? सातवाहन वंश से है। अगर हम बात करते हैं शुंग वंश के बारे में, तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और ये किस जाति से बिलोंग करते थे? तो ये ब्राह्मण से जो है बिलोंग करते थे। और अगर हम बात करें इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी विदिशा। क्या थी? विदिशा थी इनकी राजधानी। और अगर हम बात करें कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया, किसमें करवाया गया था? शुंग वंश में ही करवाया गया था और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। और शुंग वंश के अगर हम अंतिम राजा की बात करें तो अंतिम राजा कौन हुए? देवभूति हुए। कौन हुए? देवभूति हुए। अगर हम बात करते हैं कलिंग के राजा खारवेल के विषय में, तो खारवेल का संबंध को बताता चलूँ मैं किससे था। तो खारवेल का संबंध आपका चेदी वंश से था। किससे था? चेदी वंश से था। और अगर हम बात करें कि चेदी वंश से खारवेल का जो संबंध समझ में आता है, ठीक है, उसकी जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, वहीं से इसकी जानकारी मिलती है। और अगर हम बात करें तो जो खारवेल था वो चेदी वंश का बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। और ये किस धर्म का अनुयायी था? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि कलिंग के राजा खारवेल जो है वो किस जो है धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और अगर बात करें तो उदयगिरी जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उदयगिरी पहाड़ियों पर जो जैन अनुयायी के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, तो किसने करवाया था? राजा खारवेल के द्वारा ही करवाया गया था। अगर हम बात करें गुप्त वंश के बारे में, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुए। कौन हुए? श्री गुप्त हुए। और श्री गुप्त ने कब स्थापना की थी? 240 ईस्वी में की थी। और कब तक चला? 280 में श्री गुप्त जो है रहे, 240 से 280। अगर हम बात करें कि जो है 3वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और अगर शासकीय भाषा की बात करें तो गुप्त वंश की क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। अगर हम बात करते हैं कि जो मंदिर बनाने की कला, क्वेश्चन पूछा जाता है मंदिर बनाने की कला, तो वो कहाँ से थी? गुप्त वंश से ही थी। मंदिर बनाने की कला जो स्टार्ट हुई थी। और अगर हम बात करें तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है।
और क्यों दी जाती है उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है इसे स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ सातवाहन वंश से संबंधित तथ्यों के बारे में, तो जो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। और जो गाथा सप्तशती के रचनाकार थे वो कौन थे? हॉल थे, जो आपके सातवाहन वंश से संबंधित थे। बृहत कथा की रचना किसने की थी? गुणाढ्य ने की थी। और जो शीशे के सिक्के का जो प्रचलन हुआ था सर्वाधिक, वो किसने किया था? सातवाहन वंश में किया गया था। और जो ब्राह्मणों को भूमि देने का जो प्रथा थी वो कहाँ पर की गई थी? प्रारंभ की गई थी, वो आपकी सातवाहन वंश में की गई थी। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 तोरमार, ऑप्शन नंबर 2 विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 श्रीगुप्त, या ऑप्शन नंबर 4 सामंत सिंह। तो जो वाकाटक वंश का संस्थापक थे वो कौन थे? आपके विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति थे। तो अगर हम बात करें कि जो विंध्य शक्ति थे, वाकाटक राजवंश की स्थापना की इन्होंने कब की थी? 255 ईस्वी में की थी। कब की थी? 255 ईस्वी में की थी और विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। और जो वाकाटक वंश था इसके जो है लगभग 2 शाखाएं थी। एक था प्रधान शाखा, कौन कौन सी? एक थी प्रधान शाखा थी और एक थी आपकी बासीय शाखा। कौन कौन सी? बासीय शाखा। प्रश्न पूछा जाता है कि वाकाटक वंश की कितनी शाखाएं थी? तो 2 शाखाएं थी, एक प्रधान शाखा और एक बासीय शाखा थी। अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं कि हर्यक वंश जो थे, ठीक है, इसके संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार हुए। उसकी राजधानी कौन हुई? राजगृह हुई। अगर हम बात कर लेते हैं कण वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वासुदेव थे और इसकी राजधानी कौन बनी? पाटलिपुत्र बनी। अगर हम देखें कुषाण वंश, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल कटफिसस थे और इसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। और चोल वंश की अगर बात करें तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे और इसकी राजधानी क्या हुई? तंजौर हुई। अगर राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट जो थे इनके जो संस्थापक थे वो दंतेदुर्ग थे और जो इनकी राजधानी थी वो क्या थी? मानेखेड़ थी। अगर होयसल वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे और इनकी जो राजधानी हुई वो क्या हुई? द्वार समुद्र हुई। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हर्यक वंश की जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे और राजधानी क्या हुई? इनकी राजगृह हुई। कर्ण वंश के संस्थापक कौन हुए? वासुदेव हुए और इनकी राजधानी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र हुई। कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन हुए? कुजुल कडफिसस और राजधानी पुरुषपुर हुई। और चोल वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो विजयालय और इसके जो है राजधानी क्या हुई? तंजौर हुई। अगर राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतेदुर्ग थे और इनकी राजधानी क्या थी? मानेखेड़ थी। होयसल वंश की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो विष्णुवर्धन थे और इसकी राजधानी क्या हुई? द्वार समुद्र हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जो आपके गयासुद्दीन बलबन ने अमीर आखूर का पद किस सुल्तान से प्राप्त किया था? तो ये देखने वाली बात है कि आपके ऑप्शन से इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान से, या बराम शाह से, या नसीरुद्दीन महमूद से। आपके ऑप्शन से तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर आपकी हो जाती है ऑप्शन नंबर 3 बराम शाह। क्या हो जाता है? उत्तर नंबर 3 बराम शाह। तो अमीर आखूर का पद गयासुद्दीन बलबन ने किसे दिया था? दिया था आपका जो है बराम शाह को। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन के विषय में, तो गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में बैठता है गद्दी पर, ठीक है। और जो तुर्कान चहलगामी होती है उसका क्या करता है कि ये विनाश कर देता है गयासुद्दीन बलबन। और नवरोज जो उत्सव होता है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गयासुद्दीन बलबन को जाता है। और जो लौह एवं रक्त की जो नीति थी उसका पालन प्रारंभ करवाया। और जो बहुत ही प्रसिद्ध गायक हुए अमीर खुसरो, जो अपनी कविताएं करते थे, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। तो 1211 में इनका राज्यारोहण होता है और ये आराम शाह को मार करके गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। और ये जो इल्तुतमिश थे वो क्या थे? एक इल्बरी तुर्क थे। क्या थे? इल्बरी तुर्क थे। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इल्तुतमिश थे
वो कौन से तुर्क थे, तो वो इल्बरी तुर्क थे। ठीक है। और कुतुब मीनार का कार्य जो है किसने पूर्ण कराया, वो इल्तुतमिश ने ही पूर्ण करवाया था। और इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। क्या क्या चलवाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के जो चलवाए थे। अगर हम बात कर लेते हैं शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो इक्ता प्रणाली है, इक्ता प्रणाली प्रारंभ करवाई थी और तुर्कान चहलगामी जो है बनाया था इन्होंने। तो तुर्कान चहलगामी का निर्माण किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और विनाश किसने किया था, जो है गयासुद्दीन बलबन ने किया था। यहीं पर रजिया सुल्तान एक नाम दिखाई दे रहा है, इसके इनके बारे में बात करें तो ये प्रथम मुस्लिम महिला शासिका हुई और इन्होंने जो प्रथा का जो परित्याग किया था और चोगा काबा और ये जो कुलाहा टोपी ये धारण करती थी और इसी पहनकर जो पुरुषों का जो पहनावा होता था उसको पहन करके यह शासन किया करती थी। और इनके शासनकाल पूछा जाता है तो कब से कब तक होता है, 1236 से 1240 तक रहता है। और 1240 में ही जो है कैथल के समीप इनकी हत्या करवा दी जाती है 13 अक्टूबर 1240 को। अगर बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, तो नसीरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत किया करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो बलबन के बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं कि शासनकाल इनका कब से कब तक रहा। तो बलबन का शासनकाल आपका रहता है 1266 से 1286 तक रहता है। और अगर हम बात करें इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन या हुआ, जो बहाउद्दीन के नाम से भी जाने गए, और उपाधि किसकी ली थी, उलूग खां की ली थी। नवरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा का प्रारंभ किया। सिजदा और पैबोस की प्रथा जो है इन्होंने प्रारंभ की थी। और दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगर बताएं तो राजत्व का सिद्धांत, नियामत खुदाई का सिद्धांत और जिल्ले इलाही का सिद्धांत भी किसने दिया था, बलबन के द्वारा ही दिया गया था। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि चार्ल्स विल्किंस द्वारा अंग्रेजी में अनुदित भागवत गीता की प्रस्तावना की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके ऑप्शंस हैं विलियम विल्किंस, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपका सही आंसर हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही जो है जो चार्ल्स विल्किंस द्वारा जो अंग्रेजी में भगवत गीता लिखी गई थी उसकी जो प्रस्तावना था वो किसने लिखा था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखा गया था। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास का क्रम किस प्रकार रहा। तो जो अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित प्रथम मदरसा था, जो कोलकाता मदरसा, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। संस्कृत कॉलेज बनारस, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद है किसके द्वारा किया गया था, ये आपका विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, ये कब आया था, 1854 में आया था। अगर हम बात करते हैं वहीं पर हंटर कमीशन की, तो हंटर कमीशन कब आया था, 1882 में आया था। और ये फोकस्ड किस पर था, प्राथमिक शिक्षा पर फोकस था। और अगर हम वहीं पर बात करें सैडलर आयोग की, तो सैडलर आयोग कब आया था, 1917 में आया था। और ये इसका फोकस किस पर था, तो माध्यमिक शिक्षा पर सुधार से इसका फोकस था। तो इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि जो प्रथम मदरसा खोला गया, कहाँ खोला गया, कोलकाता में खोला गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। संस्कृत कॉलेज जो बनारस में स्थापित किया गया था पहला, वो जोनाथन डंकन के द्वारा 1813 में किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें तो इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा हुआ, वुड डिस्पैच, वो कब आया, 1854 में आता है। और हंटर कमीशन जो है 1882 में आता है और ये प्राथमिक शिक्षा पर फोकस्ड होता है। और सैडलर आयोग 1917 में इसका गठन किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा सुधार से ये संबंधित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान नामक शब्द की रचना सर्वप्रथम किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर 4 आगा खां। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामक शब्द की रचना सर्वप्रथम की थी।
अगर हम बात करें तो ये जो चौधरी रहमत अली थे, इन्होंने लंदन में जो लंदन में स्थापित है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये उसके विद्यार्थी रहे। और ये और इनके 3 और साथियों ने मिलकर के जनवरी 1933 में जो है कुछ पैम्पलेट प्रकाशित किए और उसमें कुछ शब्द दिए, नाउ और नेवर, मतलब अब, अभी या कभी नहीं, ये प्रकाशित किया। और उसी के साथ ही सबसे पहले एक द्विराष्ट्र की संकल्पना के थ्रू पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनके द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इकबाल की अगर हम बात करते हैं तो इनकी 2 पुस्तकें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, एक बगोदरा और एक तराने हिंद। कौन कौन सी? बगोदरा और एक तराने हिंद। तराने हिंद पुस्तक काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी इकबाल के द्वारा। अगर हम बात करते हैं आगा खां के बारे में, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन दोनों ने साथ में मिलकर के 1906 में, कब? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और आगा खां उसके क्या बने थे? अध्यक्ष बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के जो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं इकबाल। और मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र की प्रथम बार मांग यहीं पर की जाती है। कब की जाती है? 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन में। फिर अगर हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की, 1940 में होता है। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं और जिन्ना के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को यहीं पर मान्यता दी जाती है। तो देखते हैं कि इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में होता है और अध्यक्ष इकबाल बनते हैं और मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग प्रथम बार यहीं पर की जाती है। और लाहौर का जो अधिवेशन होता है वो 1940 में होता है और अध्यक्ष बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी जाती है। प्रश्न आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता किस अधिवेशन में दी गई थी? तो वो लाहौर अधिवेशन में दी गई थी। या किस सन में दी गई थी? तो 1940 में दी गई थी। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स बनाते रहें आप लोग और चीज़ों को 1 बाय 1 नोट डाउन करते रहें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रैकातोआ ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, चिम्बराजो ज्वालामुखी या पोपा ज्वालामुखी। तो आप सभी लोग इससे लगभग परिचित हैं कि जो आपका स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली क्या है? ये भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपका स्ट्राम्बोली है ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये भूमध्य सागर में जो सिसिली है, ठीक है, इसके उत्तर में, इसके नॉर्थ एरिया में एक लिपारी द्वीप पड़ता है। क्या पड़ता है? लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप पर ये स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो क्राकातोआ कहाँ पड़ता है, तो क्राकातोआ आपका ये सुंडा जल डमरू मध्य में पड़ता है, ठीक है। और चिम्बरोजी की अगर हम बात करें तो ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। और पोपा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कोह सुल्तान की, तो कोह सुल्तान कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। और एक यहाँ पर नोट बना करके आप लिख लेंगे कि एक प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आपके जो है ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पर है? तो वो आपका कौन है? सबसे अधिक जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है किलायू। कहाँ पड़ता है? हवाई द्वीप पर पड़ता है, हवाई द्वीप पर। और अगर हम बात करें कहाँ पर स्थापित है? यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए में स्थापित है। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में, तो अगर हम बात करें माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू कहाँ पर पड़ता है? आपका मलेशिया में पड़ता है। और विसुवियस कहाँ पड़ता है? विसुवियस आपका इटली में पड़ता है। कहाँ पर? इटली में। दावमंद कहाँ पड़ता है? ईरान में। और विल्लारिका कहाँ पर पड़ता है? चिली में। और सिनाबुंग कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। सबानकाया पेरू में। कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में। और क्रैकातोआ आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। अगर हम बात करें, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माउंट किनाबालू आपका मलेशिया में, विसुवियस इटली में, दावमंद ईरान में और विल्लारिका चिली में, सिनाबुंग आपका इंडोनेशिया में और सबानकाया पेरू में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और क्राकातोआ आपका इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये कुछ आपके विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान निम्न में से कौन सा है?
तो ऑप्शंस हैं आपके लानोस, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्ड। तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, क्षमा चाहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान आपके पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, एक होते हैं शीत कटिबंधीय घास के मैदान। तो अगर हम बात करते हैं कि पहले कुछ घास के मैदान उनके क्षेत्र देख लेते हैं, फिर इनको हम डिवाइड करके देख लेंगे कि कौन सा शीत कटिबंधीय में आता है और कौन सा उष्ण कटिबंधीय में आता है। तो जो लानोज है आपका, ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज आपका यूरेशिया में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील 3 जगह पाया जाता है। और सेल्वाज आपका अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं उष्ण और शीत, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, कोल्ड और हॉट। अगर हम बात करते हैं शीत में सबसे ज़्यादा है आपके, तो ये अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले पड़ता है प्रेयरी। कौन सा पड़ता है? प्रेयरी। और फिर पंपास, लिख लेते हैं, प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, ठीक है, डाउन्स, और आपका एक हो जाता है स्टेपी। कौन सा हो जाता है? स्टेपी, यहाँ लिख लेते हैं स्टेपी। तो ये आपके जो हैं पांचों, ये क्या हैं? ये आपके शीत हैं। क्या है? शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। शीत कटिबंधीय घास के मैदान है। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? तो प्रेयरी आपका यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। कहाँ पर? यूएसए प्लस कनाडा में पाया जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं पंपास की, तो पंपास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं वेल्ड की, तो वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, मतलब कि अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और स्टेपी की अगर हम बात करें तो स्टेपी आपका जो पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपी कई जगहों पर पाया जाता है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऑप्शंस आपके फंसाने के लिए रखे होते हैं। तो स्टेपी जो शीत कटिबंधीय है, इनका नाम एशिया में भी स्टेपी ही है, शीत कटिबंधीय घास के मैदानों का। और यूक्रेन काफ़ी चर्चा में है, यूक्रेन में भी शीत कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। रसिया में भी स्टेपी कहा जाता है। और चाइना का एक मंचूरिया, ठीक है, मंचूरिया प्रांत है, वहाँ पर भी जो है इसे स्टेपी ही कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं उष्ण के बारे में, तो उष्ण में आपके 3 हैं। एक है आपका सवाना, और दूसरा है आपका कंपोज, और तीसरा है आपका लानोस, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्या हैं? उष्ण है, सवाना, कंपोज और लानोस। आपका अगर हम बात करें तो जो सवाना है आपका, ठीक है, ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। और कंपोज कहाँ पर पड़ेगा आपका? ये आपका पड़ेगा ब्राज़ील में। और लानोस कहाँ पर पड़ेगा आपका? लानोस पड़ेगा आपका साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला और कोलंबिया में। वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ेगा जा करके, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके जो शीत वाले हैं वो हैं आपके प्रेयरी, ठीक है, पंपाज, प्रेयरी प्लस पंपाज, वेल्ड, ठीक है, और आपका डाउन्स और प्लस स्टेपी। तो ये आपके 5 PPAWPS, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये आपके शीत हैं। और उष्ण की अगर हम बात करें तो आपका सवाना, कंपोज और लानोस, SKL, ठीक है, ये आपके क्या हो गए? उष्ण हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पत्थरकड़ू जल विद्युत परियोजना के निकट कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 बनेरघट्टा, ऑप्शन नंबर 2 बांदीपुर, ऑप्शन नंबर 3 साइलेंट वैली, या ऑप्शन नंबर 4 अन्नामलई। तो जो पत्थरकड़ू जल विद्युत परियोजना है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट वैली। तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो साइलेंट वैली स्थित है आपका। अगर हम बात करते हैं केरल राज्य के बारे में, तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? केरल राज्य की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। राज्यपाल आपके आरिफ मोहम्मद खान हैं। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को केरल की स्थापना होती है। और लोकसभा सदस्य कितने हैं? लोकसभा सदस्य आपके वहाँ से 20 हैं, राज्यसभा के 9 हैं, और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 141 हैं। केरल में अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपके 2 हैं, पेरियार है,
और क्या है, पराम्बिकुलम है। क्या है, पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम। ये आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। ठीक है, टोटल टाइगर रिजर्व इस समय कितने हैं भारत में, 53। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर केरल में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक आपका कादर पाई जाती है, कौन सी, कादर, और एक उराली। ये जनजातियों के नाम है, नोट कर लीजिए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो है कादर, उराली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पाई जाती है वो पाई जाती है मोपला। कौन सी पाई जाती है, मोपला भी केरला में पाई जाती है। और इरुला, कौन सी पाई जाती है, इरुला भी पाई जाती है। और पनियान, कौन सी, पनियान। ये आपकी जो टोटल 5 जनजातियां हैं वो केरला में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूरजकुंड झील का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। अगर हम बात कर लेते हैं हरियाणा में जो क्या स्थित है, सूरजकुंड झील स्थित है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि जो हरियाणा राज्य है इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। और लोकसभा सदस्य कितने हैं, 10 हैं। और राज्यसभा कितने हैं, 5। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90 हैं। अगर हम झीलों से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, तो भारत की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी झील की बात हम करते हैं तो वो कौन सी है, सांभर झील है। कौन सी है, समझ आएंगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है आपकी चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील है। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें पूछा जाता है, अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन आया कि चिल्का झील में किन किन नदियों का पानी आता है, तो 2 नदियां हैं। कौन कौन सी, दाया और भार्गवी। दाया और भार्गवी नदियां, बहुत ही यूनिक नाम है, नोट जरूर कर लीजिएगा, दाया और भार्गवी। दाया और भार्गवी का जो जल है वो चिल्का झील में आता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी झील भारत की बनती है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, तो खारे पानी की अगर हम बात करें, ठीक है, खारे पानी की अगर हम बात करें तो ये है आपकी सांभर झील। कौन सी, सांभर झील है। और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। अगर हम मीठे पानी की बात करें तो मीठे पानी की बात करते हैं तो वुलर झील है। कौन सी है, वुलर है। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और यहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, भारत की जो कृत्रिम झील है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है, यह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पर इस झील का नाम रखा गया था। और ये किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। तो एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो वो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और दाया और भार्गवी नदी से जल आकर के इसमें गिरता है। और सबसे बड़े खारे जो है, खारी झील की बात करें तो सांभर झील है आपकी, राजस्थान में स्थापित है। और मीठे पानी की झील की बात करें तो वो वुलर झील है और आपकी जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहाँ पर है, रिहंद नदी पर स्थापित है। हरियाणा के विषय में आपने जानकारी ली, हरियाणा के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजधानी आपकी क्या है, चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। लोकसभा सदस्य 10 हैं और राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सदस्य। अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता वाले मिश्रण का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 आसवन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाजी आसवन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 भाप आसवन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 वर्ण लेखन के द्वारा। तो अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 वर्ण लेखन के द्वारा। तो जो भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता वाले जो मिश्रण होता है उनका जो पृथक्करण होता है वो हम किसके द्वारा करते हैं, वर्ण लेखन के द्वारा करते हैं। अगर हम देखते हैं कुछ मिश्रण की पृथक्करण विधियों के बारे में, तो जो क्रिस्टलन होती है तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है,
तो क्रिस्टलन में क्या क्या होता है, तो जो अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों को जो है पृथक्करण होता है। आसवन में अगर बात करें तो उन द्रवों के मिश्रण का जो पृथक्करण होता है जिनके क्वथनांक का अंतर बहुत अधिक होता है, तो उनका जो पृथक्करण किसके द्वारा होता है, आसवन के द्वारा होता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो उन ठोसों का जिन्हें गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, जैसे आपका कपूर हो गया, नेफ्थेलाइन हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, इनका जो है जो पृथक्करण होता है वो ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन की अगर हम बात करते हैं तो द्रवों के उन मिश्रण का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम हो, जैसे खनिज तेल से पेट्रोल डीजल निकालना। और भाप आसवन विधि की अगर हम बात करें, जैसे एसीटोन या मेथिल अल्कोहल आदि का जो पृथक्करण होता है ये आपका भाप आसवन से किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो क्रिस्टलन होता है, ये जो पृथक्करण विधि है क्रिस्टलन, ठीक है, इसमें कैसे होता है, तो ये अकार्बनिक ठोसों में जो उपस्थित घटक होते हैं उनसे जो पृथक्करण होता है, उनका जो पृथक्करण कराने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टलन कहलाती है। आसवन की बात करें तो उन द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण होता है जिनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, तो जिनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है वो आसवन कहलाते हैं। और प्रभाजी आसवन क्या होता है, जिनका जो क्वथनांक बहुत कम होता है, जैसे कि आपका एग्जांपल देख लीजिए, तो खनिज तेल से पेट्रोल डीजल आदि। और ऊर्ध्वपातन तो जैसे ठोस का सीधे सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना, ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे और उसके लिए जो आपके कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कपूर हो गया, नफ्थेलाइन हो गया या अमोनियम क्लोराइड हो गया, तो इनमें जो पृथक्करण विधियाँ लगती हैं कौन सी, ऊर्ध्वपातन होती हैं। भाप आसवन की अगर बात करें तो भाप आसवन के लिए एसीटोन हो गया, मेथिल अल्कोहल आदि की जो पदार्थ होते हैं इनका पृथक्करण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो निम्न में से वायु अंगार गैस कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं CO+H2, CO+N2 या LPG या CNG। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है CO+N2। क्या हो जाता है, CO+N2। तो ये क्या कहलाती है, वायु अंगार गैस कहलाती है। अगर हम बात करते हैं कुछ ईंधन के विषय में, तो ईंधन क्या होता है, तो जो ईंधन होता है उसका ऊष्मीमान क्या होना चाहिए। प्रश्न आता है ईंधन का ऊष्मीमान कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। तो आप वहाँ पर देखेंगे तो ये सभी नोटेबल पॉइंट हैं और इसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए कि जो ईंधन का जो ऊष्मीयमान है कैसा होता है, उच्च होता है। इसका ऊष्मीयमान कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और बुनसन बर्नर में कोल गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन किसमें, बुनसन बर्नर में कोल गैस का प्रयोग किया जाता है। भाप अंगार गैस या वाटर गैस किसे कहा जाता है, CO+H2 को कहा जाता है। तो भाप अंगार गैस किसे कहा जाता है, CO+H2 को कहा जाता है। और वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है, CO+N2 को कहा जाता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अगर बात करें तो भाप अंगार गैस या वाटर गैस कहलाती है। और वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस कौन सी कहलाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को जो है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस भी कहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस आपका क्या कहलाती है, मीथेन कहलाती है। सर्वोत्तम उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो क्या होता है, आपका एंथ्रेसाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है। लेकिन जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा कोयला होता है, वो आपका बिटुमिनस होता है। कौन सा कोयला होता है, बिटुमिनस होता है। अगर हम बात करते हैं भूरा कोयला, तो भूरा कोयला क्या कहलाता है, भूरा कोयला आपका लिग्नाइट कहलाता है। LPG की अगर हम बात करें तो इनका जो निर्माण होता है वो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिक्सचर से होता है। किससे, आपका प्रोटेन, जो आपका प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया या आइसोब्यूटेन हो गया, इसके मिक्सचर को LPG कहते हैं। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें जो भविष्य का ईंधन होता है वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है। अगर CNG की बात करें तो एक मीथेन का रूप होता है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। जो ब्यूटी विटामिन होता है किसे कहा जाता है, आपके ऑप्शंस है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन K। तो आप सभी लोग ऑप्शंस के जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो हो जाता है विटामिन E। विटामिन E क्या कहलाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कुछ विटामिन से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। कब की थी पूछा जाता है तो ये आपका की थी 1911 में। 1911 में फंक के द्वारा विटामिन की खोज की जाती है। फिर
विटामिन जो है जल में घुलनशील कौन सा और वसा में घुलनशील कौन सा है? तो बी सी जो होते हैं आपके वो विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके जल में घुलनशील है। और जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? ए, डी, ई, के, ये आपके कौन से हैं? ये आपके वसा में घुलनशील हैं। अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो होता है वो आपका, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और किसकी कमी से जो है, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन बी1 की बात करें तो इसका नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और उनके रासायनिक नामों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बी टू की अगर बात करें तो इसका नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। बी3 का नाम नियासिन होता है। और बी9 का फॉलिक एसिड। बी विटामिन जो सी है इसका नाम स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। एक बार फिर से विटामिन, मुख्य विटामिन और उनके नामों की अगर हम चर्चा कर लें तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम थायमीन और ए की कमी से रतौंधी और बी की कमी से वेरी रोग होता है, बी1 की कमी से। बी2 का नाम राइबोफ्लेविन, बी3 का नाम नियासिन, बी9 का फॉलिक एसिड और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी टोकोफेरॉल। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। कब की? 1911 में की थी। ठीक है। जल में घुलनशील तो वाटर में घुलनशील कौन कौन है? ठीक है, बी सी। और अगर हम बात करें वसा में, फैट में कौन सी? तो ए डी ई के। कौन कौन से? ए, डी, ई, के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? बम्बई, कोलकाता, मद्रास या प्रयागराज? तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है मद्रास। मद्रास में सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई के विषय में, तो मुंबई आपको पता है सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है आपका मुंबई। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो गेराल्ड एंगियर, क्या नाम है? गेराल्ड ओंगियर ने की थी। कब की थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में सारे पूछे हुए हैं और लगातार पूछे जाते हैं। 1969 से लेकर के 1669 से लेकर के 1677 तक इन्होंने इसकी स्थापना की थी गेराल्ड एंगियर के द्वारा। अगर हम बात करें कोलकाता की स्थापना किसने की थी? जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई थी। जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1690 में की गई थी। मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मद्रास की स्थापना अगर मैं बात करूं तो आपका फ्रांसिस डे, किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है? आपका 1639 में की जाती है। ठीक है। और फ्रांसिस डी ने क्या किया था कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसके जो राजा थे उस राजा के थ्रू थोड़ी सी ज़मीन वहाँ पर ली थी और वहाँ पर जो है मद्रास नामक जो है जगह, एक नगर था, उसको बसाया था, जो आज वर्तमान में चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें प्रयागराज के विषय में, तो प्रयागराज के विषय में पता चलता है कि आपके बदायूनी ने इसमें बताया है कि 1575 के आसपास जो है अकबर के द्वारा जब जो प्रयागराज था उसमें इलाहाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, जो कि बाद में प्रयागराज के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है। अगर हम कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 312 के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका अनुच्छेद 312 क्या कहता है? तो राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। ठीक है। ये किस में है? अनुच्छेद 312 में। और लोक सेवा आयोग जो है आपका ये 315 में है। और 324 में आपका क्या है? इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है। और इसमें निर्वाचन आयोग के प्रमुख कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 330 के बारे में, तो जो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित जो आरक्षण है वो 330 आर्टिकल से संबंधित है। 331 से बात करें तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय को लोगों का है, इनका जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनयन है ये बताया गया है 331 में। अगर हम बात करें 332 के में क्या बताया गया? तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में कैसा आरक्षण होगा, यह आर्टिकल 332 में बताया गया है। 338 की बात करें अगर हम, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जानकारी मिलती है आर्टिकल 338 में।
और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 338 का में, तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 312 में आपका जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनकी स्थापना, अनुच्छेद 315 में लोक संघ से जो सेवा आयोग है यहाँ पर 315 में, 324 में आपका निर्वाचन आयोग, 330 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण लोकसभा में, आंग्ल भारतीयों के जो समुदाय हैं राष्ट्रपति द्वारा इनका मनोनयन 331 में, जो कि हाल फिलहाल में अभी जो है निरसित कर दिया गया है। 332 की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जातियों जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण, और 338 में अनुसूचित जाति आयोग, और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद संस्था है, कैसी संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद बताना है आपको, संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अगर बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद आपकी, एक ऐसी संस्था है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगर हम आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य होता है, ये पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का जो अनुमोदन और अंतिम स्वीकृति प्रदान करना इसका कार्य होता है। क्या होता है कि जो आपके पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप होता है उसको अनुमोदन करना है या अंतिम स्वीकृति प्रदान करना इसका कार्य हुआ करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन होता है वो कब किया जाता है? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं, और इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रायबरेली, गुवाहाटी, श्रीनगर या चंडीगढ़। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है? श्रीनगर में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है। अगर हम कुछ जो है कुछ जो है आपके संस्थान और उनसे रिलेटेड कहाँ पर स्थापित हैं जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपका नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क आपका कहाँ पर स्थापित है? जैसलमेर राजस्थान में है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। और इंदिरा गांधी बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर है? रायबरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? देहरादून में है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? हावड़ा कोलकाता में है। और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। और गुरु पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर राजस्थान में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। इंदिरा गांधी बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। अगर हम बात करते हैं कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? हावड़ा कोलकाता वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में है। अगर हम बात करते हैं कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का है? दार्जिलिंग कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल में है। और गुरु पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो एसएच टेस्ट सीरीज नामक विख्यात क्रिकेट टेस्ट सीरीज का संबंध किन दो देशों से है? एसएच टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, और ये पूछा जाता है कि किन दो देशों के मध्य खेला जाता है। तो आप सभी को लगभग पता होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाली सीरीज ये बहुत ही चर्चित रहती है। उसका नाम क्या है? एसएच टेस्ट सीरीज के नाम से इसे जाना जाता है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। अगर हम बात करें क्रिकेट से संबंधित कुछ विशेष जानकारियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका जो जन्मदाता है वो कौन है क्रिकेट का? उसे इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है। और अगर हम बात करते हैं पहला मैच किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था, मेलबर्न में खेला गया था और 1877 में खेला गया था।
आईसीसी का मुख्यालय अगर हम बात करें तो कहाँ है, दुबई में है, ठीक है। और 2005 से, ठीक है, और सबसे पहले कहाँ था, लॉर्ड्स में था। तो आईसीसी का मुख्यालय 2005 से दुबई में है, और इससे पहले कहाँ पर था, लॉर्ड्स में था। अगर आईसीसी की बात कर लें तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस समय इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले हैं, और उनका संबंध किस देश से है, न्यूजीलैंड से है। अगर हम बात करें कि 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन और रात का पिंक बॉल टेस्ट एडिलेड में खेला गया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो पहला T20 विश्व कप कब खेला गया, 2007 में खेला गया था। और कहाँ पर खेला गया था पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, जिसका फाइनल जोहान्सबर्ग में हुआ था, और भारत इसका विजेता रहा था और पाकिस्तान इसका उप विजेता हुआ था। पहला विश्व कप कब खेला जाता है, पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में खेला जाता है, वेस्ट इंडीज इसका विजेता होता है। अगर हम बात करते हैं तो भारत ने कब विश्व कप जीता है, 1983 में, और 2011 में जो है भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अगर भारत की क्रिकेट संस्था की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, बीसीसीआई है। इसकी स्थापना कब होती है, दिसंबर 1928 में होती है। अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इस समय सौरव गांगुली हैं, और वाइस प्रेसिडेंट अगर की हम बात करें तो राजीव शुक्ला जी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम सेक्रेटरी की बात करते हैं, सचिव की बात करते हैं तो वो कौन है, जय शाह हैं। अगर हम बात करते हैं इस समय मेंस के जो कोच हैं वो कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। कौन, राहुल द्रविड़ हैं। और अगर हम बात करते हैं सीईओ कौन है बीसीसीआई के इस समय, तो वो हैं आपके हेमांग अमीन। कौन है, हेमांग अमीन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर देखते हैं तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। तो जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसके अध्यक्ष कौन होता है, आपको जवाब देना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, या इसरो का अध्यक्ष। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही जो है आपके वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की जो स्थापना होती है। इस समय इसके 10वें हेड कौन से हैं, इसके जो 10th हेड है वो कौन है, एस सोमनाथ। कौन से हैं, एस सोमनाथ इसके 10th हेड हैं। अगर हम बात कर लेते हैं आगे, तो डीआरडीओ के बारे में चर्चा करते हैं। स्थापना इसकी कब होती है, स्थापना इसकी 1958 में होती है। मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है इसमें, इसके जी सतीश रेड्डी हैं। कार्य क्या है इसका, तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान डिजाइन करना और या विकास कार्य का संचालन करना, ठीक है, ये इसका कार्य है। अगर सीएसआईआर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। मुख्यालय कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपके ऑप्शंस हैं, शहनाई, वायरिंग, संतूर, तबला। तो आपका सही आंसर हो जाता है संतूर। संतूर से किसका संबंध है, भजन सोपोरी का। तो आइए कुछ जो है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं सितार के बारे में, तो सितार से इम्पोर्टेंट लोगों को मैंने आपके समझ रखा है, जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, या विलायत खान, या बंदे हसन। 4 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और बंदे हसन, ये 4 किससे संबंधित हैं, सितार से संबंधित हैं। तबले से अगर हम बात करें कौन कौन संबंधित है, तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा, गुदाई महाराज और किशन महाराज, ये 4 आपके किससे संबंधित हैं, तबले से संबंधित हैं। सरोद से अगर हम बात करें कौन कौन संबंधित है, तो अमजद अली, खान अली, अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सभी किससे हैं, सरोद से हैं। बांसुरी से अगर हम बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये 2 लोग बांसुरी से संबंधित हैं। संतूर से अगर हम बात करें तो भजन सोपोरी और शिव प्रसाद शर्मा, ये दोनों लोग संतूर से संबंधित हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको फटाफट से। तो अगर हम देखते हैं तो जो सितार है, सितार से संबंधित कौन है, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान और वंदे हसन खान किससे संबंधित है, सितार से। तबला से कौन सा संबंधित है, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा,
गोदाई महाराज, ये सभी किससे संबंधित, और किशन महाराज किससे संबंधित हैं, तबले से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं सरोज से, तो सरोज से कौन संबंधित है, अमजद अली, खान अली, अकबर खान और अलाउद्दीन खान, ये सभी किससे हैं, सरोज से। बांसुरी से संबंधित कौन कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। संतूर से भजन सोपोरी और शिव प्रसाद शर्मा जी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा सरकार द्वारा, यूनेस्को द्वारा, भारत सरकार द्वारा या ललित कला अकादमी के द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा जो है आपका ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आइए कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है, ये विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कबीर पुरस्कार आपका सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब दिया जाता है, तो विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में योगदान के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कबीर पुरस्कार आपका जो है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं बाबा रामदेव, एडोल्फ हिटलर, लाल कृष्ण आडवाणी या नेल्सन मंडेला। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ नामक जो पुस्तक है वो इसके लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एडोल्फ जो है हिटलर के बारे में, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी, एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही जो है इनको नेताजी की उपाधि दी गई थी। और अगर हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की कुछ पुस्तकों के बारे में, जो चर्चित पुस्तकें, द प्रिजन लेटर टू द नेल्सन मंडेला, ये पुस्तक थी इनकी। आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, बहुत ही मशहूर पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है किसकी पुस्तक है। और एक और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है नेल्सन मंडेला की, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक से इनकी निकल करके सामने आ जाती हैं। आइए कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखी गई है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, ए डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आंग सान सूकी के द्वारा लिखी गई है। ये जो है म्यांमार से संबंधित हैं, म्यांमार की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है, कपिल देव की है। और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसकी है, नीरज चंद्र चौधरी की है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, खुशवंत सिंह की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। ए डेथ ऑफ सिटी अमृता प्रीतम की। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी है, आंग सान सू की है। और स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है, कपिल देव की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस की है। कुछ प्रमुख भारतीयों की भी हम पुस्तकों को एक बार पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं नंबर 1, अगर हम पूछें आपसे, तो नील दर्पण। नील दर्पण किसकी है, तो नील दर्पण आपको बताते चलें दीनबंधु मित्र की है। किसकी है, दीनबंधु मित्र की। बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। दीनबंधु मित्र की है, किसकी है, नील दर्पण किसकी है, दीनबंधु मित्र की है। काल किसकी पुस्तक है, काल है आपकी परांजपे की। किसकी है, परांजपे के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। अगर हम बात करें इंडिया डिवाइडेड, बहुत ही मशहूर पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगर हम बात करें इंडिया डिवाइडेड, अगर हम बात करें तो बहुत ही मशहूर पुस्तक है, किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है। अगर हम बात कर लेते हैं एक और पुस्तक की, इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट किसकी पुस्तक है, सर वैलेंटाइन सिरोल की।
अगर बात करें तो सर वैलेंटाइन सरोल से आप सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। अगर एक और बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है मेरी कहानी। मेरी कहानी किसकी पुस्तक है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, तो मैं ही बता देता हूँ मेरी कहानी किसकी है। ये है आपकी पीटी नेहरू की। किसकी है? पीटी नेहरू की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये सारी। और अगर हम बात करें कुछ महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, तो आपकी हो गई यंग इंडिया या हरिजन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन। और अगर हम बात करें हिंद स्वराज, ये सभी किसकी हैं? अगर हम बात करें यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, या एक और है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी किसकी हैं? ये आपकी पांचों के पांचों किसकी हैं? महात्मा गांधी जी की हैं। एक आपकी दो और पुस्तकें मैं आपको बताऊंगा, वांगे दरा और तराने हिंद, जो कि मैंने आपको अभी सेशन के बीच में बताया था। वांगे दरा और तराने हिंद, ये किसकी पुस्तक है? तराने हिंद। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपकी इकबाल की। किसकी है? इकबाल की। ये सभी आपकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सारी पुस्तकें आप लिख लीजिएगा और बार बार इनको पढ़िएगा, जिससे आपकी चीज़ें लगातार मजबूत होती रहें। आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी लोग अपने चैनल को प्यार देते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को खूब प्यार दें। और आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।